हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो टैक्टिक्स। आज हम लोग सेल लेक्चर 5 पार्ट 2 में कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। बट पीवाईक्यू डिस्कशन से पहले मैं तुमको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहती हूँ जो तुमको क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो देखो, हमको ईच एंड एवरी लाइन बहुत अच्छे से समझनी है, अच्छे से पढ़नी है। पहले तो जब हम एनसीईआरटी रीड करेंगे सो वी हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं, लाइंस, डायग्राम्स या इवन फ्लो चार्ट्स। ठीक है, अगर हमें एनसीईआरटी अच्छे से याद होगी, थरली उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, सो एमसीक्यूज में हमसे सिली मिस्टेक नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। फिर हमको सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, हमको जो कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमें उसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके ये देखना है कि वो हमसे पूछना क्या चाहता है। और जो वर्ड्स हैं लाइक नॉट, एक्सेप्ट, ऑलवेज, इनका मतलब समझना, इनका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पढ़ते वक्त इन वर्ड्स पे ध्यान से तुमको फोकस करना है, इनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, फिर कई बार क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ जाते हैं, तो अगर कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, अगर असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो उनको कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं तुमको आज बताऊंगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर तुमको हाई वेटेज चैप्टर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सेल वाला यूनिट, इनसे बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको ज़्यादा अच्छे से करना है। अगर तुम बायोलॉजी के क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सॉल्व करोगे तो तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे पाओगे। अगर हम पूरे पेपर की बात करें तो पूरा पेपर होता है 720 मार्क्स का, जिसमें से 90 क्वेश्चंस तुम्हें बायोलॉजी के दिखते हैं। अगर ये 90 क्वेश्चंस को तुमने एटलीस्ट 45 मिनट्स में सॉल्व कर लिया तो तुम्हारे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम बचेगा। अगर तुम डेली प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस, मतलब डेली प्रैक्टिस तो करना ही है, बट अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए तुम टाइमर सेट करके रखो। जैसे सपोज तुम सॉल्व कर रहे हो 30 क्वेश्चंस, तो डे 1 के लिए तुम उसमें 25 मिनट्स का टाइमर सेट करो। फिर अगेन डे 2 में जब तुम सॉल्व कर रहे हो 30 क्वेश्चंस दूसरे वाले, तो तुम उसमें 22 मिनट्स का टाइमर रखो। इससे तुम क्वेश्चन स्पीडली एक्यूरेटली सॉल्व कर पाओगे और तुम्हारी जो टाइम लिमिट रहेगी ना वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर सपोज कोई क्वेश्चन है, तुमको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है कि बी, या तो बी होगा या तो सी होगा, बट यू आर नॉट 100% श्योर। या तो तुम बहुत अच्छे से सोच के लॉजिकल थिंकिंग करके ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, और अगर तुमसे नहीं हो रहा, अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुम छोड़ लो। बट हाँ, रिस्क लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा गया है कि वो क्वेश्चंस करेक्ट ही होते हैं जिनमें हमें कंफ्यूजन होता है। और हाँ, अगर तुम देखो, हम पेपर जब सॉल्व करते हैं ना तो उसको 2 या 3 राउंड्स में करते हैं। तो अगर बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन है, तुमको फर्स्ट राउंड में उसका आंसर ए लग रहा है, फिर सेकंड राउंड करते हुए तुम उसको फिर से पढ़ रहे हो, तब उसको तुम्हारा जो आंसर है तुमको तब बी लग रहा है। इस केसेस में भी मोस्टली जो आंसर करेक्ट रहता है वो फर्स्ट वाला ही रहता है, इसलिए हमेशा उसको प्रायोरिटी देना। और जब तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, क्वेश्चंस करने के बाद उनको चेक करो कि तुम्हारे कितने करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट है, देन क्यों इनकरेक्ट है, उसमें क्या मिस्टेक्स हैं। ठीक है, उन गलतियों को एनालाइज करो। यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स ओनली, और ये एग्जाम में रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि जो इजी क्वेश्चन है मैक्सिमम उनको 30 सेकंड्स में सॉल्व कर लो, मॉडरेट वालों को 45 सेकंड्स दो, और अगर कोई टफ क्वेश्चन है, मतलब उसमें कुछ चैप्टर्स में कैलकुलेशन होती है, कुछ में स्टेट्समेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग रहती है, कुछ में किसी में ऑर्डर अरेंज करना पड़ता है, तो इन क्वेश्चंस को तुम 60 सेकंड्स दो, बट एक ही बार में करेक्ट करो, फिर आके उसके बाद सोचने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो मैंने तुमको देना चाहती थी बायो के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ताकि ये तुम्हें हेल्प कर सके अपने पेपर में। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। अब देखो कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, सी द फर्स्ट क्वेश्चन सेज
द कंसेप्ट ऑफ omnicellular e-cellular रिगार्डिंग द सेल डिवीजन वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय। अब देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो यही है कि ओमनीसेलुलर ई सेलुलर ये स्टेटमेंट हमको किसने दी थी, राइट। एक मिनट, जो फ्रेज है ओमनीसेलुलर ई सेलुलर इसके बारे में किसने बताया था। तो ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन है। ऑप्शन ए बोल रहा है रुडोल्फ वर्चो, दूसरा बोल रहा है थियोडोर श्वान, थर्ड से स्लिडन एंड फोर्थ ऑप्शन में एरिस्टोटल का नाम दिया हुआ है। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि रुडोल्फ वर्चो ने हमें ये फ्रेज दिया था ओमनीसेलुलर ई सेलुलर, जो हमको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नेक्स्ट, सेलुलर ऑर्गेनल विथ मेम्ब्रेन्स आर। अब ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें तुम्हारे कंसेप्ट और एनसीईआरटी की लाइंस ये तुम्हें याद रहनी चाहिए। जैसे ये बोल रहा है मेम्ब्रेन के साथ कौन से ऑर्गेनल है, तब देखो इसमें राइबोसोम भी दिया हुआ है, हमको पता है राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो जिस ऑप्शन में भी राइबोसोम है वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। सो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। द करेक्ट आंसर विल बी लाइसोसोम्स। सब ऑप्शन पढ़ने की हैबिट भी डालो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैंने तुमको बोला कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से मास्टर कर लो क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इट इज द क्वेश्चन ऑफ डायग्राम। द साइज ऑफ पीपीएलओ इज, मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म की साइज क्या है। 1 to 2 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर, 3 to 5 माइक्रोमीटर या 0.02 माइक्रोमीटर। सो पीपीएलओ की साइज है 0.1 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें आगे इंपॉर्टेंट वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। आया ना नॉट, तो इसको हाईलाइट करो। ये हैबिट अभी से डालोगे ना तो लास्ट में तुमको बहुत इम्पोर्टेंट लगेगी, बहुत काम में आएगी और बायो में सिली मिस्टेक्स होना कम हो जाएंगी। नाउ द ए सेज नॉस्टॉक, ये प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है, माइकोबैक्टीरियम भी प्रोकैरियोट है, बट सैकेरोमाइसिस इज अ फंगाई जो कि यूकैरियोट है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल, मतलब कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टर देता है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या ग्लाइकोकैलिक्स। तो द आंसर विल बी डी, ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, तो इसको ध्यान से पढ़ो। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इन बैक्टीरिया मेसोसोम्स फॉर्म्ड होते हैं बाय एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा बोल रहा है कि मेसोसोम्स के फंक्शन, मेसोसोम्स इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। ये भी एकदम करेक्ट है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना क्योंकि बच्चों को लगता है जनरली ये ऑप्शन दिया रहेगा बोथ आर करेक्ट, बी रहेगा बोथ आर इनकरेक्ट, तो जल्दी करने के चक्कर में ऑप्शन गलत टिक हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक और होस्ट टिश्यू आर। द करेक्ट आंसर विल बी फेमरी। ठीक है, सिलेक्ट द मिसमैच। अब देखो ट्राई करो सॉल्व करने का कि तुमसे सॉल्व हो रहे हैं क्या, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। सी द सेलेक्ट द मिसमैच, मतलब ये बोल रहा है कि हमको गलत ऑप्शन सिलेक्ट करना है। प्रोटिस्ट इज अ यूकैरियोट, ये बिल्कुल सही है। ब्लू ग्रीन अलगी इज अ प्रोकैरियोट, ये भी करेक्ट है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल एंड प्लांट में सेल वॉल, तो ये तीनों तो करेक्ट है, ये गलत है। हमको सेंट्रल वैक्यूल मिलता है प्लांट सेल में। नाउ क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन, सो इससे तो तुम्हें पहले ये याद होना चाहिए कि क्रोमेटोफोर्स है क्या। क्रोमेटोफोर्स कुछ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि हमको ब्लू ग्रीन अलगी यानी साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं और ये पिगमेंट कंटेन करते हैं। तो अगर पिगमेंट कंटेन कर रहे होंगे तो ऑफकोर्स ये ग्रोथ में इनका कोई रोल नहीं होगा, ना मूवमेंट में होगा और ना ही रेस्पिरेशन में रोल होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉम्प्लेक्स राइबोसोम अटैच टू सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ आरएनएज। हमको पता है राइबोसोम्स ऐसे चेन फॉर्म कर लेते हैं और स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पॉलीजोम। अब देखो फिर से आ गया ना नोट, तो इसको हाईलाइट करो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी, इनमें से कौन सा इंक्लूजन बॉडी नहीं है? ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल ये तो है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल भी है, पॉलीसोम इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी। नेक्स्ट, मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, कौन सा स्ट्रक्चर मोटिलिटी में हेल्प करता है? पिली नहीं, फिमरी नहीं, इन दोनों का मोटिलिटी में कोई रोल नहीं रहता है। सिलिया नो, फ्लैजेला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग मतलब गलत स्टेटमेंट तुमको सिलेक्ट करनी है। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजेला, ये करेक्ट है, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं होते। देन माइकोप्लाज्मा हैव सेल वॉल, नो दिस इज रॉन्ग, माइकोप्लाज्मा के पास कोई सेल वॉल नहीं होती, सो इसलिए जो करेक्ट आंसर रहेगा ना वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ईआर भी नहीं है। इसके ऑप्शन ऐसे होने चाहिए थे, बोथ ए एंड सी या बोथ बी एंड सी, तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा, इसलिए ये करेक्ट है, सॉरी टाइपिंग एरर है। देन सी, अब ये भी डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड इज, गोल्जी के पैराग्राफ की डायरेक्ट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। देन द फंक्शंस कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन, मोटिलिटी, न्यूक्लियर डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड डी नन, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मोटिलिटी। देन द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, ये भी देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, न्यूक्लियोलस। देन व्हेन द सेंट्रोमियर इज टर्मिनल द क्रोमोसोम इज मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या सब मेटासेंट्रिक, टी फॉर टर्मिनल एंड टी फॉर टीलोसेंट्रिक। Then the length of DNA in human cell is 2 मीटर, 2 मिलीमीटर, 4 मीटर या 2 सेंटीमीटर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सो देखो ये थे कुछ क्वेश्चन सेल चैप्टर से रिलेटेड जो कि हमने देखे। आई होप तुमको समझ में आया होगा कि मैंने जो टिप्स दी वो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। अब तुम्हारे पास जो भी मॉड्यूल्स रहे या जो भी क्वेश्चंस का ये हो सोर्स, उससे तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर तुम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो टेल मी तुम्हारे कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं तुमको और अच्छे से बता सकती हूँ कि तुमसे क्या मिस्टेक हो रही है, ठीक है। सो दैट वॉज टुडे प्रैक्टिस PYQ प्रैक्टिस सेशन। आई होप यू नॉट ओनली सॉल्व द क्वेश्चंस बट ऑल्सो अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड देम, ठीक है। ये याद रखना कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना सिर्फ रिवीजन नहीं है, बल्कि हमने ये भी देखा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमने एग्जाम पैटर्न को भी समझ लिया। ऐसे ही तुम रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो, स्टे कॉन्फिडेंट एंड कंसिस्टेंट। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए सो कंसिस्टेंसी इज द ओनली की, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट योर डाउट्स एंड सजेशंस। थैंक यू।